वक्फ संशोधन को लेकर जो दिल में था वो जुबान पर आ ही गया। जी हां, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक कार्यक्रम में वक्फ संशोधन को लेकर जो बातें कही हैं उसके बाद से पूरी तस्वीर साफ हो गई है कि अब तक जो मुसलमान संदेह पाल रहे थे वही सच है। वक्फ जमीनों पर बड़े बड़े लोगों की नजर है क्या, यूपी के मुख्यमंत्री क्या कुछ कह रहे हैं और किस भाषा में कह रहे हैं, सब कुछ आपको बताएंगे। इसके अलावा अपनी सरकार को लेकर उन्होंने जो दावा किया है उस पर भी बात करेंगे। उधर सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई से पहले ही केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने जो बयान दिया है उसे लेकर लोग कह रहे हैं कि क्या मोदी सरकार सुनवाई से ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट और उसके जजों को धमकी दे रही है? क्या चीफ जस्टिस खन्ना को धमकाया जा रहा है? अब केंद्रीय मंत्री की भाषा सुनने के बाद आप खुद ही फैसला करिएगा कि चल क्या रहा है। उधर वक्फ संशोधन पर समर्थन के बाद एनडीए की कई पार्टियां न घर का न घाट का वाली स्थिति में पहुंच गई हैं। जयंत चौधरी की पार्टी के एक नेता योगी सत्ता की कार्यवाही को गलत बताने लगे हैं। दूसरी तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी इस कानून पर ऐतराज जताया है। इसी बीच गोदी मीडिया के एक बड़े नफरती चैनल ने नए जहर का आविष्कार कर लिया है। फार्मूला पुराना ही है लेकिन ब्रांडिंग नहीं है। और जी न्यूज के मलिकार जो कह रहे हैं उनको भी जरा ध्यान से सुनिएगा और ये भी समझिएगा कि कैसे व्यापारी आदमी अपने ही एक चैनल के माध्यम से मुसलमानों को खुश करके पैसा कमाता है और दूसरे चैनल से मुसलमानों को गरिया के पैसा कमाता है, यानी आपके बच्चों को आतंकी बना के पैसा कमाता है। ये वाला मसला बहुत ही जबरदस्त है, आखिर तक देखिएगा। मगर उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील है, पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिएगा टन से। हर एक वीडियो को लाइक और शेयर करना जरूरी होता है और ये काम बिल्कुल फ्री है, यानी मुफ्त में आप इस चैनल को मजबूत कर रहे हैं। इसके अलावा आपको पता है कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर नहीं चलते, तभी आपके मुद्दों पर खोल के बात हो पाती है। हमारा काम पसंद आता हो तो इस QR कोड या अपने मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें ताकि आपके मुद्दों पर ऐसे ही बेबाक शब्दों के साथ चर्चा होती रहे। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन के खिलाफ अब तक लगभग 2 दर्जन याचिकाएं लग चुकी हैं। इसी बीच भाजपा शासित 6 राज्य भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। इन मामलों पर हमने पिछली वीडियो में यानी इसमें विस्तार से बात किया है कि भाजपाई राज्य सुप्रीम कोर्ट में क्यों गए हैं। नहीं देखे हैं तो उसको जरूर देखिएगा। इसके बाद पिछले कई हफ्तों से लगातार ये चर्चा हो रही है कि भाजपाई सिस्टम और आरएसएस की नजर वक्फ की संपत्तियों पर है। वक्फ और उसकी कमाई से मदरसा, मस्जिद, अस्पताल वगैरह चलता है जिससे गरीब मुसलमानों की भलाई होती है। इन संपत्तियों को लूट कर कहीं न कहीं सत्ताधारी लोग दोनों हाथों में लड्डू खाना चाहते हैं। यानी एक तरफ तो अब्दुल का पजामा टाइट दिखा के वोट बैंक तैयार होगा, नफरती चिंटुओं को डोज मिलेगा, ज़ॉम्बीज खुश होंगे, और दूसरी तरफ वक्फ की संपत्तियों पर कब्जे से बैंक बैलेंस भी पैदा होगा। लगातार आरोप लग रहे हैं कि कोई भी नफरती चिंटू मुंह उठाकर किसी भी वक्फ संपत्ति पर आपत्ति दायर कर देगा। उसके बाद उस संपत्ति पर वक्फ का अधिकार खत्म। जब तक फैसला नहीं आ जाता, मजिस्ट्रेट साहब फैसला नहीं करेंगे, वहां वक्फ बोर्ड कुछ कर ही नहीं सकता। यानी इस तरह की चर्चा लगातार चल ही रही थी कि बीजेपी आरएसएस की नजर वक्फ की संपत्तियों पर है, उसको लूटने पर है। इसी बीच योगी आदित्यनाथ ने एक भाषण के दौरान जो कहा है उसने माहौल को और गर्म कर दिया है। वैसे भी आप जानते हैं यूपी के मुख्यमंत्री का भाषण कैसा होता है, जनता के मुद्दों की चर्चा तो होती नहीं है। इस बार भी उन्होंने उसी तरह की बात की है, मगर बातों ही बातों में वक्फ की ज़मीनों को लेकर जो कहा है वो चर्चा का विषय है। इनका कहना है कि वक्फ की ज़मीनों को वापस लिया जाएगा, इस पर अस्पताल बनेगा, गरीबों के लिए मकान बनेंगे, ऊंची ऊंची इमारतें बनेंगी। फिर से सुनिए, योगी आदित्यनाथ का दावा है कि वक्फ की ज़मीनें वापस ली जाएंगी, इस पर अस्पताल बनेगा, गरीबों के लिए मकान बनेंगे और ऊंची ऊंची इमारतें बनेंगी। इनका यह भी कहना है कि यहाँ पर स्कूल बनेगा, यूनिवर्सिटी बनेगी और निवेश के लिए लैंड बैंक तैयार होगा। अब सवाल यह है कि लैंड बैंक में निवेश कौन करता है, ऊंची ऊंची इमारतें कौन बनाता है और उसमें कौन कौन रहता है, कौन खरीदता है, कौन बेचता है। कितने गरीब हैं जो ऊंची ऊंची इमारतों में रहते हैं, जो लैंड बैंक बनाते हैं। यदि गरीबों के लिए ही मकान बनाना है तो क्या देश में जमीनों की कमी है? अस्पताल बनाने की इतनी ही जल्दबाजी है तो क्या देश में जमीन की कमी है? और फिर जो पहले से अस्पताल बने हैं उनकी हालत क्या है? पहले उसे ही सुधार लीजिए हुजूर। उन लोगों के अस्पतालों में ताला लगाकर वहां की व्यवस्था को बर्बाद करके आप किस गरीब का भला करने जा रहे हैं? पहले आप यूपी के मुख्यमंत्री की बातों भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान पर विश्वास करना है।
है। सुन लिया आपने, यूपी के मुख्यमंत्री का कहना है कि वक्फ के नाम पर जनता को गुमराह किया जा रहा है, लेकिन गुमराह होने की जरूरत नहीं है। हमें संविधान और बाबा साहेब के आदर्शों पर विश्वास रखकर आगे बढ़ना है। इनका कहना है कि पहले रोजगार का अभाव था, अव्यवस्था थी, यानी इनके अनुसार अब न तो यूपी में रोजगार का अभाव है न ही अव्यवस्था है, यानी सबको रोजगार मिल गया। और सुनिए, यूपी सीएम ये भी दावा कर रहे हैं कि पहले लोगों को पलायन करना पड़ता था, लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है, यानी अब यूपी के लोगों को पलायन नहीं करना पड़ता है, यानी यूपी वालों को यूपीए में रोजगार मिल जाता है। अब उत्तर प्रदेश के लोग जो भी अन्य प्रदेशों में जाकर नौकरी वगैरह करते हैं वो कान खोलकर सुन ले भैया, शायद यूपी के मुख्यमंत्री आपको यूपी वाला नहीं मानते। अब आप लोग पता लगा लीजिए कि कौन गोला से कहां पर पहुंचे हैं, किस प्रदेश के रहने वाले हैं, क्योंकि यूपी के होते तो यूपीए में नौकरी मिल जाती, यहां पलायन करने की जरूरत तो पड़ती नहीं है। यूपी सीएम ने यह भी दावा किया है कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में हर दूसरे तीसरे दिन दंगे होते थे। दंगाइयों का इलाज खाली डंडा है, बिना डंडा के ये मानेंगे नहीं। अब खबरदार, जो किसी ने पूछा कि अभी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जो लोग यूपी पुलिस की गाड़ी पे चढ़ के कूद रहे थे उनके लिए डंडा काम क्यों नहीं किया, जो लोग तलवार भांज रहे थे उनके लिए डंडा काम क्यों नहीं किया, आगरा में जो लोग तांडव कर रहे हैं उनके लिए डंडवा काम क्यों नहीं करता, एक चुने हुए सांसद को, दलित सांसद को सरेआम जान से मारने की धमकी दी जा रही है, पूर्व मुख्यमंत्री को हत्या के लिए धमकाया जा रहा है, वहां डंडवा काम क्यों नहीं करता। आए दिन कभी इस मस्जिद के सामने कभी उस मस्जिद के सामने जो आतंकी मानसिकता के लोग आतंक फैला रहे हैं वहां डंडवा फेल काहे हो जाता है। यूपी सीएम ने कहा कि बंगाल में जो हुआ उसको लेकर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी सब मौन है, और कहीं ना कहीं असत्य बात बोलते हुए यूपी सीएम ने यह भी कह दिया कि बांग्लादेश में जो हुआ ये लोग उसका समर्थन कर रहे हैं। पहली बात तो ये कि ये पूरी तरह से बरगलाने की कहानी है। कोई भी राजनीतिक दल हिंसा का समर्थन खुलेआम तो नहीं कर सकता। हालांकि एक के बारे में ये दावा नहीं कर सकते, वो कौन है जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। मगर इसके बावजूद देश में सरकार भाजपा की है। बांग्लादेश में अगर अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ कोई घटना हो रही है तो इस पर सरकार एक्शन ले सकती है ना, कुछ भी करने का अधिकार उसके पास है, जनता ने उसको चुना है। अब जनता ने चुना नहीं चुना वो अलग की बात है, मगर उल्टे सवाल विपक्ष से किया जा रहा है। यदि विपक्ष को ही सब करना है तो फिर आप कुर्सियां पर काहे बैठे हैं, खाली करिए, हटिए, भाषण देने की क्या जरूरत है। यूपी के सीएम कह रहे हैं कि अगर उन लोगों को बांग्लादेश अच्छा लगता है तो वहीं चले जाएं, ऐसे लोग भारत की धरती पर बोझ बन चुके हैं। मगर हुजूर ये नहीं बताते कि जो नफरती चिंटू मस्जिद के सामने डांस करते हैं, खुलेआम दलित सांसद को जान से मारने की धमकी देते हैं, उनको किस देश में जाना चाहिए, उनके लिए कौन सा देश है, कोई जगह है कि नहीं, कोई गोला तैयार करिए। इसके साथ ही यूपी सीएम का दावा है कि उत्तर प्रदेश में आप कहीं जाते होंगे तो आपको गंदगी नहीं दिखती होगी, अव्यवस्था नहीं दिखती होगी, अराजकता नहीं दिखती होगी, शोर शराबा नहीं दिखता होगा। अब पता नहीं हुजूर ने किस क्षेत्र को उत्तर प्रदेश का नाम दे दिया है, कहीं अपने आवास को ही तो उत्तर प्रदेश नहीं समझ रहे हैं, हो सकता है वहां गंदगी ना हो। आगे हुजूर का दावा है कि उत्तर प्रदेश में रूल ऑफ लॉ अक्सरशः जमीनी धरातल पर दिखता है, खाली भाषण में नहीं दिखता, जमीनी धरातल पर दिखता है। जबकि आपको याद है अभी 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने यूपी की सरकार को लताड़ लगाते हुए कहा कि यहाँ तो कानून के शासन का पतन हो चुका है। हमने आपको दिखाया भी था बुलडोजर को लेकर किस तरीके से आए दिन सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगती है, ये तो आप जानते ही हैं। इसी बीच इलाहाबाद में यानी प्रयागराज में जो दलित युवक की हत्या की गई थी, जिसमें तथाकथित ऊंची जाति के लोग शामिल थे, वहां भी बुलडोजर एक्शन हो गया। ये अलग बात है कि वहां पर बुलडोजर किसी पक्के मकान पर नहीं बल्कि खेत में एक ऐसी झोपड़ी पर चलाया गया है जो शायद अपने आप ही गिरने वाली थी, जिसकी कीमत उतनी भी नहीं होगी जितना खर्चा जेसीबी वाले ड्राइवर ने ले लिया होगा। मगर फिर भी यहाँ बात ध्यान रखने वाली है कि इस तरह से बुलडोजर चलाना संविधान और लोकतंत्र के हित में नहीं है। लोग कह रहे हैं कि प्रयागराज में जो ठाकुर की जमीन पर बुलडोजर चला है वो मात्र दिखावा है, ताकि ये कहने को रहे कि देखो हम सबके साथ बराबर करते हैं, मगर हकीकत क्या है ये आप सब जानते हैं। कुल मिलाकर बुलडोजर एक्शन गलत है, ये कहीं भी हो नहीं होना चाहिए। यानी जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने हाथों अपनी पीठ थपथपाते हैं वही काम यूपी वाले हुजूर भी कर रहे हैं। यूपी सीएम कह रहे हैं कि त्योहारों पर सड़क जाम नहीं होती है। पहले एक पक्ष कहता था कि नहीं हम तो सड़कें पर अपना काम करेंगे, धर्मस्थल के अंदर जगह है फिर भी सड़क पर ही करेंगे, मगर अब ऐसा नहीं होता। अब आप लोग जरा ढूंढ मारिए कि क्या ऐसा कहीं कोई उदाहरण है कि मस्जिद के भीतर जगह होने के बाद भी कोई सड़क पर नमाज पढ़ता हो। क्या ऐसी मूर्खता हमारे बनाए वक्फ कानून में दखल दिया
तो डॉट डॉट डॉट। खैर, जस्टिस लोया अमर रहे। वैसे जस्टिस लोया का नाम आते ही आप समझ गए होंगे कि पूरी कहानी क्या है। अब कौन किसको धमकी दे रहा है, किसको चेतावनी दे रहा है, आप भाषा और भाषा की भावना को ध्यान में रखते हुए अंदाजा लगा लीजिए। पिछले दिनों आपने देखा था किस तरीके से वक्फ संशोधन का विरोध करते हुए मुसलमानों ने हाथों पर पट्टी बांधकर नमाज वगैरह के लिए निकले थे बाहर। इसके खिलाफ प्रशासन ने उन्हें नोटिस थमा दिया। 1 लाख से लेकर 10 लाख के बीच बॉन्ड भरने को भी कुछ लोगों को लिए कह दिया गया। इस पर राष्ट्रीय लोकदल के अनिल कुमार कैबिनेट मंत्री का कहना है कि हमारी पार्टी इसके पक्ष में नहीं है, यानी नोटिस जारी करने के पक्ष में नहीं है। हम प्रशासन से बात करके नोटिस वापस करवाएंगे। इसके साथ ही इनका यह भी दावा है कि इस कानून का मुसलमानों को अध्ययन करना चाहिए, ये तो उनके हक में है। और आजकल आप भी ये सुन रहे होंगे, खूब सुन रहे होंगे, गोदी मीडिया से लेकर तमाम भाजपाई नेता ये तर्क दे रहे हैं कि सीए को लेकर भी विपक्ष ने कहा था कि मुसलमानों की नागरिकता छीन जाएगी। क्या किसी मुसलमान की नागरिकता छीनी गई? मगर समझने वाली बात यह है कि सीएए के साथ जब एनआरसी होती तब नागरिकता छीनने की बात आती, मगर सरकार ने एनआरसी करवाया ही नहीं, करवाने की हिम्मत नहीं हुई। असम में एनआरसी की शुरुआत हुई थी तो पता चला कि मुसलमानों से ज्यादा हिंदुए लपेटे में आ गए। फिर क्या था? सरेंडर हो गया। यानी सीएए और एनआरसी का जो क्रोनोलॉजी संसद में खड़े होकर अमित शाह ने समझाया था, अगर उसी तरह से लागू किया जाता तो निश्चित ही बात नागरिकता पर आ जाती। लेकिन जब काम पूरा नहीं हुआ तो रिजल्ट कहां से आएगा? वैसे कितना अच्छा होता कि जो लोग इस बिल का मुसलमानों को अध्ययन करने का ज्ञान ठेल रहे हैं, खुदा कायदे से आसान भाषा में मुसलमानों को बैठकर पढ़ा दें, समझा दें, बाकायदा रिकॉर्डेड क्लास उपलब्ध करा दें, पूरे देश का मुसलमान उसको देख ले, पढ़ ले, समझ ले, फिर इसके बाद जो करना हो करे। मगर वो काम नहीं करेंगे। खाली ये कहना है कि विपक्ष बरगला रहा है, मुसलमान समझ नहीं रहा है, पढ़ने समझने की जरूरत है। ऐसा लगता है कि सत्ता में बैठे लोगों ने देश की जनता को पूरी तरह से अनपढ़ गवार समझ रखा है। कृषि कानून को लेकर आते हैं और कहते हैं कि किसान नहीं समझ पा रहा है। अग्निवीर लेकर आते हैं, कहते हैं कि नौजवान नहीं समझ पा रहा है, उसी के भले की बात है। नोटबंदी करते हैं, कहते हैं कि विपक्ष नहीं समझ पा रहा है। यानी सारी समझ उन्हीं लोगों के पास है, बाकी तो सब ऐसे फिर रहे हैं। उधर झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा है कि राज्यों पर वक्फ संशोधन थोपना ठीक नहीं है। केंद्र सरकार हमारे ऊपर यह सब थोप नहीं सकती है। जेएमएम का कहना है कि हमारी पार्टी किसी भी रूप में इसका समर्थन नहीं करती है। हमारा मानना है कि यह अधिनियम सही नहीं है। वैसे समझने वाली बात यह है कि अमृतकाल में सही गलत की परवाह कौन करता है जी? बताइए। नहीं मानेंगे तो लीजिए, देखिए। पत्रकार और फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर ने गोदी मीडिया को एक बार फिर से एक्सपोज किया है। सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पर जी न्यूज का ये थंबनेल देखिए। इस थंबनेल को देखकर आपको क्या महसूस होता है? यहाँ लिखा गया है, कृष्ण नगरी में ब्यूटी पार्लर जिहाद हो गया। और जिस तरह की एआई तस्वीरें यहाँ लगाई गई हैं उनमें यह दर्शाया गया है कि पहले टोपी वाले लोग मेकअप कर रहे हैं और फिर मेकअप के बहाने महिलाओं को प्रेम जाल में फंसा रहे हैं, यानी जिहाद कर रहे हैं। तस्वीर यही बोल रही है। यानी सीधे सीधे जी न्यूज एक बार फिर से पुरानी कढ़ाई में नफरत का नया तड़का लगा रहा है। इसी पर जी के मलिकार सुभाष चंद्रा का एक पुराना ट्वीट जुबैर ने निकाला, जिसमें सुभाष चंद्रा लिखते हैं कि मिस्टर जुबैर, कृपया आप सलाम टीवी को देखिए और स्वयं महसूस करिए कि मुस्लिम समाज के लिए जी क्या कर रहा है। अब मोहम्मद जुबैर ने लिखा है कि नमस्ते श्रीमान सुभाष चंद्रा जी, आप चाहते हैं कि मुस्लिम समाज ये माने कि आपका उर्दू चैनल सलाम टीवी उन पर एहसान कर रहा है, लेकिन यहाँ आपका हिंदी चैनल जी न्यूज पूरे समुदाय को बदनाम करने के लिए ब्यूटी पार्लर जिहाद शो चला रहा है। सुधीर चौधरी के साथ या उसके बिना आपका चैनल हमेशा भारत के मुसलमानों को नफरत फैलाने और बदनाम करने में सबसे आगे रहा है। अब आप दर्शक जरा सोचिए, जी का ही चैनल है सलाम, वहां ये लोग मुसलमानों के हित की बात करते हैं। गलती से अगर आप अभी भी टीवी देखते हो तो खोलकर चेक कर लीजिएगा। यानी वहां मुसलमानों को खुश करके धंधा चमका रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, माल बना रहे हैं, और जी न्यूज पर मुसलमानों को गरिया के पैसा कमा रहे हैं, नफरती चिंटुओं को खुश करके पैसा कमा रहे हैं। कितना बढ़िया धंधा है। केरोसिन भी मैं बेचूंगा, माचिस भी मेरी होगी और आग बुझाने वाला सिलेंडर भी मेरी ही दुकान में मिलेगा। जब जब मुझे धंधा चमकाना होगा अपने गुर्गों को काम पर लगा दूंगा, आग लगेगी, फिर आग बुझेगी, मेरा धंधा चलता रहेगा। इससे बढ़िया बिजनेस और क्या होगा। इस मामले पर वरिष्ठ पत्रकार अजीत अंजुम लिख रहे हैं कि सुभाष चंद्रा जी, आपका चैनल ब्यूटी पार्लर जिहाद के नाम से इस तरह का नफरती शो चला रहा है। क्या आपके संपादकों को आपकी तरफ से ये निर्देश है कि समाज में नफरत फैलाना है, मुस्लिम समाज को बदनाम करने के लिए इस तरह से शोज करने हैं, या फिर कुछ सालों बाद आप ऐसे ही नफरती प्रोग्रामिंग के लिए उसी तरह से माफी मांगेंगे जैसे सुधीर चौधरी के कुकर्मों के लिए कई साल बाद माफी मांगी? वैसे ये बात हमने पहले भी आपको कहा है। जब आप दर्शक कहते हैं कि सत्ता बदलेगी तो इन नफरती चिंटू
चिंटुओं को सजा मिलेगी, कानून अपना काम करेगा। मगर जैसा इन नफरती चिंटुओं का चरित्र है, वो बताता है कि ये तुरंत लौट जाएंगे, यानी नाक रगड़ने लग जाएंगे, माफ़ी मांगकर काम चला लेंगे, माफ़ी वीर हैं। शायद ही इन्हें इनके कर्मों की सज़ा कभी मिल पाए। फिलहाल वीडियो में इतना ही। पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।